हेलो एवरीवन, आज डेट है 16 फरवरी और द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम दो आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे लेबर रिफॉर्म से रिलेटेड और सेकंड आर्टिकल डिस्कस करेंगे इंडिया और जो श्रीलंका के बीच में रिश्ते जो रिलेशन है उनसे रिलेटेड हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वो लेबर रिफॉर्म से रिलेटेड है। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अभी हाल फिलहाल में तमिलनाडु के जो विरुदुनगर एक जगह है वहां पर एक फायरवर्क्स इंडस्ट्री उसमें ब्लास्ट हो गया और उसकी वजह से 20 लोगों की जान चली गई और 28 वर्कर्स जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ये हो गई कॉन्टेक्स्ट की बात। देखो, जो तमिलनाडु वाला जो एरिया है इंडिया का, वहां पर काफी फायरवर्क्स यूनिट है और यहाँ पर जो वर्कर्स हैं, इन फायरवर्क्स यूनिट में जो वर्कर्स हैं वो अनसेफ कंडीशन में काम करते हैं। और वहां पर जो ब्लास्ट हुआ है वो कोई पहला ब्लास्ट नहीं है। ये जो ब्लास्ट हो रहे हैं वो अनएंडिंग सीरीज ऑफ एक्सीडेंट है, मतलब इससे पहले भी हो चुके हैं और अगर उनको प्रॉपर तरीके से नहीं सोल्व किया गया तो आगे भी ये ब्लास्ट होते रहेंगे, ऐसे एक्सीडेंट होते रहेंगे। पिछले 11 मंथ की अगर तुलना की जाए तो 25 लोगों की जान जा चुकी है। सेम इसी तरीके की मेजर ब्लास्ट हुए हैं जिसमें 25 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। कितने? जो तमिलनाडु की फैक्ट्रीज है, विरुदुनगर में 9 लोगों की, कुडुलोर में 9 लोगों की, मदुरई में 7 लोगों की। देखो, यहां पर बताया गया है कि ये जो भी प्रॉब्लम हो रही है, इस प्रॉब्लम का कारण है कि गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइंस है उनको ढंग से फॉलो नहीं किया जाता और दूसरा कारण है ह्यूमन एरर। इनकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो अब ये जो फायरवर्क्स यूनिट है इनको रेगुलेट करने की जरूरत है। ये तो हो गया कॉन्टेक्स्ट। अब देखो, एक कोजेज हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कारण है कि वहां पर ऐसे ब्लास्ट रेगुलर होते रहते हैं। सबसे पहला कारण है कि शिवकाशी जो एरिया है, शिवकाशी के जो पटाखे हैं तमिलनाडु में वो काफी फेमस है और शिवकाशी के एरिया में अनलाइसेंस्ड यूनिट काफी डेवलप हो रही हैं, मतलब मशरूम की तरह वहां पर फैलती जा रही हैं। अनलाइसेंस्ड जो यूनिट है वो हर जगह, मतलब बाहर अंदर हर एरिया में रेगुलर इंक्रीज हो रही है और अब उनकी, क्योंकि देखो, जो अनलाइसेंस्ड यूनिट होती हैं उनकी जब तक जांच नहीं की जाती तब तक वहां पर कोई ब्लास्ट नहीं हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट के अधीन तो होती नहीं है, गवर्नमेंट से लाइसेंस तो लेती नहीं है, गवर्नमेंट को पता ही नहीं होता कि यहाँ पर कोई यूनिट भी काम कर रही है इस तरीके का। तो जब निरीक्षण होता नहीं है, जब उसमें ब्लास्ट होता है तब उसका निरीक्षण किया जाता है। दूसरी प्रॉब्लम है, मान लो किसी बड़ी कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, लाइसेंस ले लिया गवर्नमेंट से और वो क्या कर देती है, सब लीज कर देती है। गवर्नमेंट से लिया लाइसेंस और अपना खुद का काम है फायरवर्क्स बनाने का, फायर क्रैकर बनाने का, लेकिन किसी छोटी कंपनी को जिसके पास लाइसेंस नहीं है उसको काम सौंप दिया और उससे बने हुए जो फायर क्रैकर्स के ऊपर खुद का नाम चिपका करके बेच दिया। ये भी प्रॉब्लम है। और ये जो यहाँ पर विरुदुनगर में जो ब्लास्ट हुआ है उसमें जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में जो प्रॉब्लम सामने आई है वो ये ही इशू है कि सब लीजिंग किया गया था इलीगल तरीके से और उसी की वजह से ब्लास्ट हो गया। ये हमने कोजेस डिस्कस किए ऐसे वायलेशन के। अब हम देखते हैं कि ये सब कुछ क्यों होता है, क्या कारण होता है। वायलेशन हो गया, अब से क्या परिणाम, क्या एक तरीके से रिजल्ट क्या निकल करके आया। देखो, बड़ी कंपनी ने कंसिक्वेंसेस देख लेते हैं। बड़ी कंपनी ने लीज ले ली, बड़ी कंपनी ने लाइसेंस ले लिया गवर्नमेंट से, छोटी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब बड़ी कंपनी ने मान लो 1 लाख रुपए में लिया, जो अपना लाइसेंस है, जो अपना कॉन्ट्रैक्ट है वो फायर क्रैकर्स बनाने का, छोटी कंपनी को दे दिया उन्होंने 50,000 रुपए में। अब छोटी कंपनी है वो अपना भी तो कॉस्ट काटेगी ना, तो वो क्या करेगी, वो हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करेगी। ठीक है, ये हैजार्डस इंडस्ट्री है और जब सब लीजिंग हो जाता है तो सेफ्टी का कॉम्प्रोमाइज सबसे पहले होता है। क्या करेगी वो छोटी कंपनी जिसको सब लीज मिला है, सबसे पहले तो वो जो एरिया है उसको कवर करने की कोशिश, मतलब मान लो उस कंपनी के अंडर एक इतना 1000 वर्कर्स का प्लॉट है उसके पास और वहां पर उसने वो यूनिट एस्टेब्लिश कर रखी है। अब गवर्नमेंट जब लाइसेंस लेते हैं तो ऐसी यूनिट्स के कुछ गाइडलाइंस होते हैं। अब उसमें ये जो सब लीज वाली जो कंपनी है वो क्या करेगी, हर एरिया में शेड लगा लगा के हर जगह, मतलब हर जगह पर फायर क्रैकर्स बनाएंगे, कोई भी सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया जाएगा। दूसरा जो है प्रॉब्लम क्या होगी
कि देखो ये जो फायर क्रैकर्स जो यूनिट होती है, यहाँ पर सबसे बड़ा गेम होता है केमिकल्स का। केमिकल्स को इधर उधर मिलाना, मिक्स करना, तो कोई भी सेफ्टी नॉर्म्स, कोई भी सुपरविजन नहीं होएगा। इतना एरिया, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होती है कि एरिया में भी कितने वर्कर्स काम करने चाहिए ताकि वो एक फ्रेश तरीके से काम कर पाए। उस तरीके की कोई भी गाइडलाइंस फॉलो नहीं किया जाएगी। लिमिटेड एरिया और उसमें वर्कर्स जो हैं वो हद से ज़्यादा क्या कर देंगे, डिप्लॉयमेंट कर देंगे। इसकी वजह से हर जगह क्राउडिंग देखने को मिलती है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो फायरवर्क्स यूनिट होती हैं उनमें अनट्रेन्ड वर्कर्स काम करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक प्रॉब्लम और होती है, पीस रेट सिस्टम होता है। मतलब व्यक्ति को जो पैसा मिलता है वो जितने पीस प्रोड्यूस करेगा उतने ही पीस उनको क्या होता है, उतना ही उनको पैसा मिलता है। तो ये इस वजह से ये जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, वो इंड्यूसेज होते हैं, मतलब उनको प्रेरणा मिलती है और वो रेगुलर काम करते रहते हैं। उसकी वजह से वो लोग थक जाते हैं और थकने की वजह से ये एक्सीडेंट भी होते हैं। अब ये जो ब्लास्ट हुआ उसमें भी जो आई विटनेस है उन्होंने ये ही देखा कि जो वर्कर्स था वो काफ़ी थका हुआ था और उसने जल्दबाजी में सेमी फिनिश्ड क्रैकर्स को ही एक जगह डाल दिया, जिसकी वजह से ये एक्सप्लोजन हो गया। ये कंसिक्वेंसेस देखने को मिले हैं। ठीक है, देखो अब इन इश्यू को कैसे सोल्व किया जा सकता है। देखो जो पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आती है और 1898 में इसको नोडल एजेंसी के रूप में एस्टेब्लिश किया गया था, ताकि जैसे एक्सप्लोजिव, कंप्रेस्ड गैसेज, पेट्रोलियम, इनके लिए रेगुलेटिंग एजेंसी के रूप में ये काम करती है। इसको पैसो के नाम से जाना जाता है और इसका जो हेड ऑफिस है वो नागपुर, महाराष्ट्र में है। ये जो पैसो है वो ऐसे वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, लेकिन जो फायरवर्क्स यूनिट है उसमें लेबर की काफ़ी कमी रहती है। मतलब कोई भी लोग यहाँ पर काम करना नहीं चाहते, बहुत कम लेबर्स इस वर्क यूनिट के लिए मिलते हैं। इसलिए जो लिमिटेड स्किल्स वाले लेबरर्स हैं उनको भी यहाँ पर अपॉइंट कर दिया जाता है। उसी की वजह से उन्होंने ट्रेनिंग ली नहीं होती, उनको पता ही नहीं होता और वो तो नॉर्मल वर्क की तरह काम कर रहे होते हैं और उसकी वजह से ही ये प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, ये तो ऑर्गेनाइज करवाती है कि ये जो वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग मिले, लेकिन उनको ट्रेनिंग मिल ही नहीं पाती है। ठीक है, देखो एक दशक पहले पार्लियामेंट को भी अवेयर करवाया गया था कि ये जो हजार्डस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है इनका ऑटोमेशन किया जाए, मतलब मानव की जगह यहाँ पर मशीनों से काम करवाया जाए ताकि ये प्रॉब्लम्स काफ़ी कम क्रिएट हो। दूसरा क्या होना चाहिए, ये जो फैक्ट्रीज है इनकी पीरियोडिक इंस्पेक्शन होना चाहिए। इसके अलावा जो सब लीजिंग का जो प्रोसेस है उस पर रोक लगानी चाहिए। लेकिन ये सारे काम करने के लिए सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, तभी वो इस इंडस्ट्री को, जो इंडस्ट्री फायरवर्क्स इंडस्ट्री है वो काफ़ी कई गुना बढ़ रही है, उसके ऊपर कंट्रोल हासिल कर पाएगी। तो देखो इस आर्टिकल में लास्ट में ये बोला गया है, देखो ये जो डेथ होती है ना, एक्सप्लोजन होता है, उसमें लोग वो मरते हैं जो बहुत गरीब होते हैं, बहुत पुअर होते हैं, उनको काम की ज़रूरत होती है। और उसमें ज़्यादातर जो लोग मरे हैं पहले भी और अभी भी, वो ज़्यादातर वीमेंस मरती हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स हैं देखो, जिनकी आवाज़ कोई नहीं उठा सकता क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है कि वो खुद की आवाज़ उठाएंगे। अगर आवाज़ उठाएंगे, राइट के लिए बात करेंगे, तो कमाएंगे कब। तो गवर्नमेंट को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी जुडिशरी को इसके लिए अवेयर होना चाहिए कि उनकी सेफ्टी के लिए काम किया जाए। ऐसी जो इंडस्ट्री है उनके लिए सेफगार्ड जो नॉर्म्स हैं उनको ढंग से वहाँ पर इंस्टॉल किया जा सके, रेगुलर उनकी जांच होनी चाहिए और फिर जो कमेटी बने उसकी रिकमेंडेशन को माननी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसे एक्सीडेंट होते हैं जब कमेटी नहीं बनती है, कमेटी बनती है, उनकी रिकमेंडेशन भी आती है, लेकिन उसको शॉर्ट टर्म के लिए लोगों को कलेक्ट किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, केस चलेगा, लेकिन कुछ भी रिजल्ट नहीं निकल करके आता है। तभी तो पिछले 11 महीने में 25 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। और ऐसे नहीं कि एक ही जगह ब्लास्ट हुआ है, अलग अलग एरिया में ब्लास्ट हुआ, फिर भी कुछ स्ट्रॉन्ग जो एक रिजल्ट निकल करके आना चाहिए वो नहीं निकल करके आया है। ठीक है, मतलब आर्टिकल में लास्ट में बोला गया है कि ये जो इंडस्ट्री है उनमें लेबर रिफॉर्म्स और टेक्नोलॉजिकल जो इनोवेशन है उनकी जरूरत है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो इंडिया और श्रीलंका जो रिलेशन है उनसे रिलेटेड है। कॉन्टेक्स्ट के बारे में आप अच्छे से जानते हो। अभी 2019 की बात है, इंडिया, श्रीलंका और जापान तीनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था और उस एग्रीमेंट में डिसाइड किया गया था कि इंडिया और जापान मिल करके
ईस्ट कंटेनर जो टर्मिनल है कोलंबो पोर्ट का, उसको डेवलप करेंगे। लेकिन अब श्रीलंका इस डिसीजन से पीछे हो गया है। श्रीलंका ने बोल दिया है कि मैं नहीं करूंगा, मतलब आप यहाँ पर, क्योंकि हमारी जो एक तरीके से जो हमारी यूनियन लीडर्स हैं वो इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अगर बाहरी लोग आकर के, फॉरेनर्स आकर के यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो हम आपके यहाँ पर काम ढंग से नहीं करेंगे। तो इसीलिए श्रीलंका पीछे हट गया है। तो एक तरीके से झटका है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया ये चाहता था कि अगर वहाँ पर हम टर्मिनल को डेवलप करें तो सेम हम अप्लाई करना चाहते थे। इंडिया वाले लोग कहाँ पर, इंडिया वाले सेम बांग्लादेश और भी जो देश हैं वहां पर सेम इसी तरीके का अप्लाई करना चाहते थे। तो इस आर्टिकल में ये तो कॉन्टेक्स्ट हो गया, उससे रिलेटेड है, बाई लेटरल जो ट्रीटी है उनसे रिलेटेड ये आर्टिकल है कि इंडिया ने इन्वेस्टमेंट किया। अब बाई लेटरल ट्रीटी के आधार पर क्या इंडिया को कंपनसेट मिलेगा, क्या उस कंपनी को कंपनसेट मिलेगा जो इस प्रोजेक्ट से आशाएं लगा करके बैठी हुई थी। देखो एक केस है म्यांमार केस, एक सेकेंड, एक म्यांमार केस है, उसमें ये इंटरनेशनल थंडरबर्ड गेमिंग कॉर्पोरेशन वर्सेस मैक्सिको, सॉरी म्यांमार का केस नहीं था, मैक्सिको का केस था। उसमें ये बताया गया था, ये यहां देखो, इंटरनेशनल थंडरबर्ड गेमिंग कॉर्पोरेशन वर्सेस मैक्सिको। इसमें जो प्रॉब्लम्स थी कंपनी को, उसके बाद में वो अपनी इंटरनेशनल कोर्ट में चले गए और वहां पर ये रिजल्ट निकल करके आया कि जो कंपनी है वो किसी देश में इन्वेस्ट कर रही है और उस देश में इन्वेस्ट करने से पहले ही मान लो उस देश ने मना कर दिया, तो उसकी वजह से उस कंपनी को तो आशाएं हो गई ना। और जब आशाएं आपने बना दी उस कंपनी के लिए और फिर उसको आप तोड़ रहे हो, तो बाद में क्या करना पड़ेगा, आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। ऐसा बोला गया है इस आर्टिकल में। तो अब इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कि क्या इंडिया को भी कंपनसेशन मिलेगा क्या। देखो इंडिया और श्रीलंका के बीच में बाईलेटरल जो ट्रीटी हुई थी वो 1997 में हुई थी, ठीक है। लेकिन इंडिया 2017 में इस ट्रीटी से यूनिलैटरली बाहर आ गया। यूनिलैटरली, बाईलेटरल ट्रीटी क्या होती है पहले तो हमें ये समझना होता है। बाईलेटरल ट्रीटी, एक देश मान लो इंडिया और इधर श्रीलंका, इंडिया श्रीलंका में कुछ इन्वेस्ट कर रहा है, तो श्रीलंका जो है वो इंडिया की कंपनी को एक अपने इक्विटेबल, जैसे खुद की कंपनी है श्रीलंका की, उसी की तरह इक्विटेबल ट्रीट करेगा, ना कि उसके साथ में कुछ पार्शियलिटी करेगा। अब इंडिया और श्रीलंका के बीच में ट्रीटी थी, लेकिन इंडिया यूनिलैटरली से बाहर आ गया 2017 में। लेकिन उस ट्रीटी में यह भी बोला गया कि जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ था 1997 में, तब भी ये बोला गया था कि अगर कोई देश यूनिलैटरली बाहर आ जाता है तो फिर भी आगे आने वाले जो 15 साल हैं उनमें इस ट्रीटी के जो भी प्रोविजंस हैं वो लागू होते रहेंगे, ठीक है। 2017 में इंडिया यूनिलैटरली बाईलेटरल जो ट्रीटी है उससे बाहर आ गया। लेकिन ये एग्रीमेंट हुआ था, इंडिया, जापान और श्रीलंका का जो एग्रीमेंट, ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को डेवलप करने का जो एग्रीमेंट है वो साइन हुआ था 2019 में। तो 2017 में इंडिया बाहर आ गया बाईलेटरल ट्रीटी से, तो उससे पहले अगर साइन होता तो क्या होता, इंडिया को कंपनसेशन मिलता। अडानी ग्रुप ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को डेवलप करने वाला था, तो अडानी ग्रुप को एक्सपेक्टेशन लगाने का और फिर उन एक्सपेक्टेशन को तोड़ने के लिए कंपनसेशन मिलता। लेकिन अब नहीं मिलेगा, क्योंकि 2017 से इंडिया खुद भी बाहर आ गया, प्रोविजन लागू रहेंगे, लेकिन उससे पहले अगर एग्रीमेंट साइन होता तो इंडिया को कंपनसेशन मिलता। इस आर्टिकल में बोला गया है कि इंडिया वर्तमान समय में बहुत सारे देशों के साथ में इंडिया बाईलेटरल ट्रीटी से खुद ही यूनिलैटरली बाहर आ रहा है। और अब तो देखो इंडिया जो आत्मनिर्भर भारत के ऊपर काम कर रहा है, तो हमारे यहाँ पर भी बहुत सारी कंपनी डेवलप होंगी और वो जाकर के विदेशों में डेवलप क्या करेंगी, इन्वेस्टमेंट करेंगी। तो हमारी गवर्नमेंट को इसके लिए अवेयर होना चाहिए और इस तरीके जो यूनिलैटरल तरीके से इंडिया बाहर आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट लेसन है। इंडिया को इस तरीके से इन ट्रीटी से बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो हम अपनी इकोनॉमी को बूस्टअप करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा हम चाहते हैं कि आत्मनिर्भर बने और पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम फैले, उसके लिए हमें जरूरत होगी इन बाईलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की। तो ये हमारा डिस्कशन था, कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।